चलिए जी, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अब। तो हम लोग अभी लास्ट के है ना 2 क्लासेस हुई हैं और एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। तो लास्ट के जो 2 क्लासेस मतलब 3 क्लास अभी तक हुई है, ये 4th क्लास है। पहली क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन था और कुछ उसमें कराया नहीं था। दूसरी क्लास में हमने 2024 का जो पीईबी पेपर है वो डिस्कस किए थे। तीसरी क्लास जो हुई थी कल, उसमें हमने 2000 है ना 23 वाला पीईबी पार्ट डिस्कस किया था। और अभी 2022 का ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे उतना ही आता है ये। उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अपने लेवल पे कर सकता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए, तो ये ISI PV 2022 का पेपर है। सो इसमें है ना 10, 15, 5 मार्क्स के 3 पार्ट है। 10, 15, 5। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन एक्स वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x + 4y = 120, है ना। तो इसके कई सारे अप्रोच हैं। एक तो आपने लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड पढ़ा होगा, उससे भी हो जाएगा। दूसरा हम कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, जो वन वेरिएबल कैलकुलस है ना। थिंक ये अच्छा विजिबल होगा ना, पेपर से विजिबल है देखो। तो अभी क्या करते हैं, कर पाओगे सॉल्व आप लोग? तो मतलब 2-3 तरीका है, मैं 2 तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है, वो भी लगा सकते हैं। और दूसरा डायरेक्ट अगर 11th-12th वाला कैलकुलस लगाना हो उससे भी हो जाएगा। तो देखते हैं ट्राई करके। सो एक तो तरीका है कि हम ऐसे सॉल्व करें कि हमें मैक्सिमाइज करना है एक्स वाई को और सब्जेक्ट टू दिस, जहां एक्स वाई जो है वो नॉन नेगेटिव है, राइट। हाँ जी विक्की, कुछ पूछना आपको? नो सर। अच्छा, तो हैंड रेज किया हुआ है आपने, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अच्छा, अगर आप रीजन अगर सेलेक्ट कर लो, जैसे ये कंडीशन जो दे रखा है कि एक्स नॉन नेगेटिव है ना, एक्स नॉन नेगेटिव और वाई भी आपका नॉन नेगेटिव है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और बीच में ये लाइन है x + 4y = 120। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं कि चलो y की वैल्यू निकाल लो या x की निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ तो 120 - x/4 हो जाएगा, और इसको मैं इसमें रख देता हूँ। तो ये जो fx y है, ये तो x × y है, तो y की जगह रख देंगे 120 - x/4। तो इसको मैं अभी के लिए gx नाम दे देता हूँ जस्ट। तो ये हो गया 1/4 बाहर, 120x - x²। यहाँ तक ओके है। तो ये जो 2 वेरिएबल फंक्शन, उसको मैंने 1 वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा x जो है वो >= 0 है अकॉर्डिंग टू दिस, और y भी > 0 था ना। तो y जो > 0 है, इसका मतलब है, अच्छा मैं ग्राफ बना रहा था, ग्राफ का छोड़ो। तो अच्छे ध्यान रखना, यहाँ इन्होंने कहा था x y मोर, तो y भी तो >= 0 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 120 - x >= 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x < 120। तो एक ये भी कंडीशन आ गई। तो इन ऑल यहाँ पे जो कंडीशन आई है वो आई है x < 0 < 120। तो फिर से ये क्वेश्चन वही रिड्यूस हो गया, एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा का जो कंडीशन है ना, जो आपके क्लास 12th में भी कैलकुलस में है, वही है। सो 1/4 120। अब क्या आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं? तो वही अप्रोच है, यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड इंक्लूडिंग क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, आपको वैसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मैक्सिमा मिनिमा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सो यहाँ से हम g' निकालते हैं, तो 1/4 और इसका 120 - 2x। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, g' को 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x = 60। तो एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा जो टॉपिक क्लास 12th में, अगर उसका अप्रोच यूज करोगे तो वही कहता है क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंटरवल है ना 0 से 120 है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। तो आपको एक एक करके g ऑफ, ये g फंक्शन था ना,
तो g ऑफ 60 निकालना है क्योंकि 60 क्रिटिकल पॉइंट है, g ऑफ 0 निकालना है और g ऑफ 120 निकालना है। तीनों जरा फाइंड कीजिए यहाँ से। यही g था ना हमारा, g यही था, यही g सेम ही है। तो पुट करते हैं, तो 0 पे तो 0 आ जाएगा, 120 पे भी 0 आ जाएगा, राइट। यहाँ पुट करेंगे तो एंड बचा जी 60, तो 20 माइनस 120 माइनस 60, 60/4 15, 15 इंटू 60 हो जाएगा जी, है जी, चेक कर लो। तो ठीक है जी, आया। सो क्या 900, तो इससे क्या हुआ, नाउ यू हैव, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का आंसर है 900। व्हाट इज द मिनिमा, मिनिमा का आंसर है 0। आप लोग चेक कीजिए और बताइए कुछ क्वेरी है तो, इज इट फाइन। तो ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, मैं भी बता देता हूँ, है ना। तो ये हमने पहले 2 वेरिएबल फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आया बिकॉज y मोर देन इक्वल टू 0 था, y की वैल्यू ये आई थी, तो ये रेस्ट्रिक्शन आया था इस पे। आंसर तभी सेम आएगा, किसी और तरीके से भी सॉल्व करेंगे। कुणाल कुछ पूछना है आपको, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है तो ठीक। गुड इवनिंग हाँ जी, सर, here we have one constant, like suppose if we have more than one constant, so how we will approach the question? कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ऐसे ही करते, मोर देन वन होगा ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ जो आपसे नहीं हुआ हो, वरना ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, वैसे कई सारे तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत सारे अप्रोच है, कैसे भी करना, अभी तो एक है ना, तो इसका ठीक है। नहीं तो लाग्रांज मल्टीप्लायर से दो लो, जैसे मैं तुम जो कह रहे हो 2 कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 होगा तो उससे कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है वैसा अप्रोच होगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच चेंज होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करूं, इस मेथड का नाम है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। पिछला जो था वो हमने 1 वेरिएबल कैलकुलस यूज किया उसमें, ठीक है। सो ये मेथड जो मैं यूज कर रहा हूं इसका नाम है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो ये क्या कहता है कि जैसे मुझे मैक्सिमाइज करना था, तो यू कंस्ट्रक्ट जी एक्स वाई एज एक्स वाई प्लस लैम्बडा टाइम, इसको एक साइड ले आओ, तो x प्लस 4y माइनस 120 इज 0, तो x प्लस 4y माइनस 120 ये हो गया। जैसे आप कह रहे हो 2 कांस्टेंट होता, तो कोई बात नहीं, तो 2 कांस्टेंट यहाँ म्यू लगा देता, फिर वो लिख देता। इफ यू हैव 2 कांस्टेंट यू राइट लाइक दिस, 2 कांस्टेंट्स यू टेक, अब एक ही कांस्टेंट है, देख ही लिया, ठीक है, तो इससे हो जाएगा। तो अभी एक कांस्टेंट है लैम्बडा, यहाँ क्या है, कोई आर्बिट्री पैरामीटर है, कांस्टेंट है, मतलब पैरामीटर है, ठीक है। सो अभी आप देखोगे, बुक में देखोगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको 3 वेरिएबल कंसीडर करते हैं। सो आप ये भी देखोगे, सो दे लाइक एक्स वाई लैम्बडा काइंड, है ना। तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, काइंड ऑफ वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करोगे, सो ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल हो गया। सो आपको पता है कि यू पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा वाई प्लस लैम्बडा। यू पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स प्लस 4 लैम्बडा। अगेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो कुछ नया नहीं आएगा, ये जो दिया था ना वही आएगा। सो जैसे व्हाट आई एम सेइंग कि आप क्या कीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा करने से कुछ नया नहीं आएगा, x प्लस 4y माइनस 120, पुट इट 0, पुट इट 0 एंड पुट इट 0। अब इसको सॉल्व करके x निकालो, y निकालो, लैम्बडा निकालो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल निकालिए।
तो क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो यहाँ से y आ गया माइनस लैम्बडा, इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो x आ गया माइनस 4 लैम्बडा, ये दोनों हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पुट कर देंगे जो दिया हुआ था उसमें, है ना। तो पुट कर देते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, तीसरा कंडीशन, ठीक है, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो x को रख दो माइनस लैम्बडा, सॉरी x इज माइनस 4 लैम्बडा, तो माइनस 4 लैम्बडा। अच्छा, कुछ बुक में आप यहाँ माइनस देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, क्योंकि एट द एंड इसको होना है 0, क्योंकि वो कंडीशन दिया हुआ है ना। तो लैम्बडा प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये वैल्यू पुट करके, तो x है माइनस 4 लैम्बडा और y है आपके पास यहाँ माइनस 4 लैम्बडा इज 120, ठीक। तो माइनस 8 लैम्बडा इज 120, तो लैम्बडा इज 15/120 माइनस 15, देख लो। तो माइनस लैम्बडा आ गया माइनस 15, तो इसके अकॉर्डिंग x आ गया 15, सॉरी y आ गया 15 और ये आ गया 60। अब आप इस फंक्शन में रख के देख लो, g ऑफ x है आपका 15, y है आपका 60 और लैम्बडा अगर रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर 900 ही आएगा। अच्छा, तो इससे देखते मैक्सिमा वाला पॉइंट आ गया ना। अच्छा, हमने वो अभी एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं किया ना। या आप ऐसा सोचते कि यहाँ पुट कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ 15 कॉमा 60, एक मिनट, 60 और 15 ना, x तो 60 है, y 15 है ना, तो 60 है और ये 15 है, तब भी ये 900 आएगा। तो एक्चुअली हमने मैक्सिमा का पॉइंट निकाल लिया, इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहाँ पे क्या था, x वॉज मोर देन इक्वल टू 0, तो इसको हमने अभी कंसिडर नहीं किया यहाँ पे कहीं भी, है ना। तो यहाँ मैं अगर कंसिडर करता कि x इज मोर देन इक्वल टू 0, y इज मोर देन इक्वल टू 0, तो लोअर बाउंड तो 0 0 है ना, 0 0 इज द एंड पॉइंट एक्चुअली। तो 0 0 तो मतलब एंड पॉइंट है ना, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी एंड ओवर दिस लाइन, जो मैं ग्राफ कह रहा था आपको बनाने को, ग्राफ कुछ ऐसा होता, 60 कुछ इस तरह का होता है, यहाँ 120 यहाँ 60, ऐसा ना। तो x की वैल्यू तो x क्या है, 0 से है ना, तो हमें ये है वैल्यू कहीं भी हो सकती है, 0 से लेके तो यहाँ से क्या होगा, f 0 0 मिनिमम 0, क्योंकि 900 तो 0, तो यहाँ से ये आ गया एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ठीक है, क्योंकि हमने है ना ये 0 0 वाला पार्ट कंसिडर नहीं किया, ये वाला कंडीशन अभी तो यूज़ नहीं किया था ना। तो यहाँ से एक 0 आ गया, एक 900 आ गया। तो दूसरा मेथड है, जैसे लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो ये वाला मेथड में भी आपको आसान लगे अगर समझ आया तो। मैंने ये निकालना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो इसको हमने यहीं पे यूज़ कर लिया था, y मोर देन इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ था और ये आया ड्यू टू दिस, ठीक है जी। कुछ और पूछना है पूछो, इज इट फाइन। तो ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट पे आते हैं। पार्ट बी जो है आपके पास कि find the point on the circle which are closest and the farthest from the point 1 1। तो ये सर्कल क्या है, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज √50, सो रफली दिस, मान लो ये √50 है, √50 इसका रेडियस है मतलब, ओके। 1 1 कहाँ होगा, तो 1 1 कहीं होगा इधर, लेट्स से। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि विच आर द पॉइंट, आपको क्या लगता है कौन से, ये पॉइंट 1 1 है ना, दिस इज पॉइंट 1 1, तो आपको क्या लगता है इस सर्कल पे नियरेस्ट पॉइंट किधर मिलेगा। तो मैं अगर एक टैंजेंट यहाँ मैं ड्रॉ कर दूँ, मतलब एक मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, व्हाट इज दिस, डायमीटर। सो ड्रॉ डायमीटर एंड ये है टैंजेंट, तो ये 90 डिग्री है। तो ओरिजिन और ये 1 1 को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ किया और ये टैंजेंट है, तो इसका नाम 1 1 को ए रख देते हैं,
इसका नाम मान लो P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं। सो आपको यहाँ से ये समझ आएगा कि जो हमें चाहिए, ये जो बोला है ना क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब मुझे निकालना है AP, ये जो बोला है फारदेस्ट, ये निकालना है AQ। ठीक है, अब देख के समझ जाएंगे। सो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, A हमारा पॉइंट है 1 1, तो ये क्लोजेस्ट है और ये फारदेस्ट। AP इज द नियरेस्ट एंड AQ इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। सो कैन यू फाइंड AP एंड AQ? मुश्किल नहीं है ना, अगर स्ट्रेट लाइन का अप्रोच यूज करें तो भी काम हो जाएगा। ये पॉइंट 0 0 है और ये पॉइंट 1 1 है। सो कैन वी फाइंड स्लोप? व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन PQ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y1 y2 1 1 को ले लो और x1 x2 0 0 को ले लो। सो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये था ना। सो मतलब 1 1 इज लाइक लेट्स से x2 y2 एंड 0 0 इज लाइक x1 y1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो स्लोप तो आ गया 1। ठीक, तो अगर मैं इस पे कोई एक नया पॉइंट ले लूँ, जैसे ये टेंजेंट जो है ना, तो ये टेंजेंट का अगर मैं इक्वेशन निकाल लूँ तब भी काम हो जाएगा हमारा, इज इट? हाँ। सो अगर मैं, मुझे समहाउ AP चाहिए, आप डिसाइड करो AP कैसे निकालना चाहोगे। या तो मैं P का कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तब भी काम हो जाएगा। P का कोऑर्डिनेट मान लो अभी के लिए AB है, तो अगर P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो AP डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, ये भी एक तरीका है। और अगर P आ गया तो Q आ जाएगा। पॉइंट ही निकालना है, हैं? पॉइंट निकालना है, मतलब ये AP डिस्टेंस नहीं निकालना है, पॉइंट है? पॉइंट निकाल। ओ मैं पढ़ा नहीं, अच्छा। ओ फाइंड द पॉइंट्स, ठीक है, तो मतलब P और Q ही निकालना है ना मुझे, तो ठीक है ना। फाइन फाइन, मुझे लगा डिस्टेंस निकालना है, फारदेस्ट है ना। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल विच आर, ठीक है, ओके ओके, पॉइंट निकाला, मैं वो पढ़ा नहीं ठीक से ना, सो मैं डिस्टेंस सोच रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मतलब मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, इज इट? तो हो जाएगा, अब देख लो। सो P पॉइंट कहाँ कहाँ है? P पॉइंट है सर्कल पे, तो एक तो कंडीशन आ जाएगी A² प्लस B² इज 50, और दूसरी कंडीशन निकालो AB के टर्म में, तो उससे काम हो जाएगा। बताइए जी। तो अगर मैं बीच में यहाँ पे कोई एक नया पॉइंट ले लूँ, अगर हाँ अगर हम इन दोनों 0 0 और 1 1 से पास करने वाला पॉइंट का अगर लाइन का इक्वेशन निकाल ले और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दे तो वहां से आ सकता है। हाँ, तो वो भी आ जाएगा, सही कह रहे हो आप। तो अगर मैं 0 0 और 1 1 को पास करने वाला कौन सा लाइन होगा? y बराबर x है ना, y बराबर x ही होगी। 0 0 1 क्योंकि 2 पॉइंट से यूनिक लाइन मिलेगा, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू x, ये जो है इज इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, इसलिए स्लोप 1 आया हुआ है। या आपको पता होगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, m यहाँ पे ये आ चुका है 1, तो उससे निकालोगे यही आएगा, y इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b हो गया, इक्वेशन 2। अब 1 2 को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। सो मतलब 5 आ जाएगा, प्लस माइनस ना, क्योंकि इक्वल करेंगे तो प्लस माइनस 5, तो ये आएगा प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक, एक बार प्लस आएगा, प्लस प्लस हो गया इधर का वैल्यू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस माइनस जो हो जाएगा हाँ। क्यू का पॉइंट हो सो जाएगा। P का कोऑर्डिनेट 5 5 हो गया और Q का कोऑर्डिनेट माइनस 5 हो गया, ये ना, बस। क्योंकि ओरिजिन है उसका मिड पॉइंट है, इसीलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, हो गया काम हमारा। तो दिस इज आंसर एक्चुअली, ठीक है। तीसरे पार्ट पे आते हैं। सो जो थर्ड पार्ट है, अब ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो कह रहा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा द वेक्टर दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको पता है वेक्टर्स और क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में रिलेशन, 0 1 अल्फा, अल्फा 1 0 1 अल्फा 1, ये आपका C1 C2 C3, मैं इसको C1 C2 C3 या वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 V1 V2 V3। सो अगर तीन वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा?
not equal to 0. नहीं, यहाँ पे को समझना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर v1 v2 v3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, अब होता है रैंक की डेफिनेशन, मैट्रिक्स में रैंक होता है नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रो 1 v1 है, रो 2 v2 है, रो 3 v3 है, तो तीनों रो इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन कह रहा है, तो मतलब ऑल 3 रोज आर इंडिपेंडेंट। तो जब तीनों रो इंडिपेंडेंट है तो रैंक 3 हो गया, और रैंक 3 हो गया तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। सो दिस मैट्रिक्स हैज नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर रोज हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आएगा, ठीक है, बिकॉज रैंक इसकी 3 है। फुल रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आएगा। तो अब इससे काम हो जाएगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं क्या खोल के? बताइए कितना आएगा, ओपन कीजिए इसको ओपन कर लीजिए और इससे आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से सिंपली ओपन कर लेते हैं, चलो फर्स्ट रो के लॉन्ग ही कर लेते हैं। तो -1 है ना, इसको डिलीट कर देंगे, तो डिलीट कर लो अल्फा, तो -1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर -1 इज नॉन जीरो। तो यहाँ से आएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा इज नॉन जीरो। तो अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा इज नॉन जीरो। सो अल्फा स्क्वायर -2 इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू ±√2। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है एक चीज़। सो अगर मैं पूछता ये डिटर्मिनेंट कब नॉन जीरो है, सो जैसे अगर मैं ये लिखा होता कि 0 0 1 अल्फा अल्फा 1 0 1 अल्फा 1, दिस इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज आइदर 0 और √2 और -√2। ये पॉसिबिलिटी होती इसके लिए, नहीं 0 इक्वल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वल टू 0 होगा अगर या तो अल्फा 0 है या 2 है √2 है। ये नॉन जीरो कब होगा? जब ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन था आपके पास कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट द वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब दिस इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब हुआ अल्फा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 √2 एंड -√2। ये आंसर इस क्वेश्चन का था ना, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो एनी रियल नंबर आप ऐसा लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0 √2 -√2। इन तीनों को छोड़ दो तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगा। तो ये नॉन जीरो आएगा मतलब रैंक 3 हो गया। रैंक 3 का मतलब तीनों रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, देख लीजिए यहाँ ध्यान रखना है, और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ और लिखा है, यहाँ ध्यान देना है, और लिखा है, तो आपको समझना पड़ेगा और एंड का चक्कर, ठीक है ना। यहाँ एंड है, इसको अगर 3 पार्ट में भी लिख सकते थे हम लोग कि अगर प्लस माइनस अगर यहाँ लिखते, ये चीज़ है। अल्फा ये तीनों नहीं हो सकती हैं, वहाँ कोई एक होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी ये पहला क्वेश्चन का तीनों पार्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एफ आर से आर में एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। सो एफ आर टू आर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यू डिनोट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, रेशनल नंबर्स हैं। तो प्रूव दैट एफ ऑफ क्यू इज अ सबसेट ऑफ दिस, देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, कौन रेज कर रहा है? अमन, कुछ पूछना है क्या तुम्हें? हैंड रेज कर रहे हो तो बी स्टेट्स के लिए बैच आ सकता है क्या? तो ये अभी तुम्हें पूछने का टाइम मिला हो तो वहाँ पूछ सकते हो। 20 स्टैट्स के लिए बैच आएगा, लेकिन उसके लिए एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, और बच्चे ढूंढ के लाओ, आएगा, है ना। एक बच्चे को तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, ये है। ठीक है कम से सर। कम 2 4 10 बच्चे इकट्ठा करो, तब कोशिश कर सकते हैं, है ना। ठीक है जी, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो
सो एफ हमारा क्या है, आर से आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये बोल रहा है आपको। अब क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये हम लोग जानते हैं। तो प्रूफ ये करना है कि अगर इमेज जो है वो सबसेट है इसका, हाँ, तो बताना है कि एफ कांस्टेंट फंक्शन होगा। बताइए कैसे प्रूफ करेंगे आप? सर 1-1 की अप्रोच से कि सब एक तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी ईच पॉइंट पे, यही है। एक्चुअली इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है हमने, देखिए अगर मैं ऐसा पहला पार्ट लिखूं, सो एफ आर से आर में फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, और रेंज जो फंक्शन का है ना, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सो यहाँ एफ क्यू बोल रहा है रैशनल नंबर का जो इमेजेस है वो सबसेट है इसका, तो मतलब रैशनल नंबर काउंटेबल है ना। तो सो रेंज हमें रेंज ऑफ एफ है ना, मतलब एफ ऑफ आर, ये रेंज है, ये देखना है। लेकिन मुझे ये दिया हुआ है कि जो रैशनल नंबर का सेट है ये सबसेट है इसका 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर के सेट का, यही ना। एफ ऑफ क्यू इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मतलब एफ क्यू जो है मैप टू एटमोस्ट काउंटेबली मेनी एलिमेंट्स, राइट। आपको आइडिया है काउंटेबल से नॉन काउंटेबल सेट का, मतलब ये एक काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब है क्यू तो खुद काउंटेबल होता ही है, क्यू इज काउंटेबल सेट है ना, और यहाँ पे जो एफ क्यू है इज काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है कि कोई भी सेट जो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग बना सके, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन बना सके, है ना। जैसे मैं अगर थोड़ा सा सेट के बारे में बताऊं, तो सेट में क्या होता है कि सेट जैसे या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट में हो सकता है कि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है जिसमें कुछ नहीं है, और या नॉन एम्प्टी फाइनाइट हो सकता है ना, ये है। सो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है, मैं ये कहना हूँ, नॉन एम्प्टी हो सकता है। इन्फिनाइट की दो कैटेगरी है, आपको पता है। इन्फिनिटी दो टाइप की है ना, दो टाइप की इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी है जैसे कितने रियल नंबर होते हैं तो इन्फिनाइट, कितने नेचुरल नंबर होते हैं इन्फिनाइट, लेकिन दोनों इन्फिनाइट अलग अलग है, सेम नहीं है। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर दोनों डिफरेंट है, दोनों इन्फिनिटी है लेकिन दोनों इन्फिनिटी अलग अलग है, दोनों सेम इन्फिनिटी नहीं है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ऐसा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है जो आप नेचुरल नंबर से रियल नंबर बना सको, ऐसा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है जो आप रियल नंबर से नेचुरल नंबर बना सको। क्यों? है दोनों इन्फिनाइट सेट। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एफ ए से बी में बाइजेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, या अगर एफ ए से बी में बाइजेक्टिव है देन ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ये पढ़ा होगा ना आपने कि ए से बी में अगर आप बाइजेक्टिव फंक्शन बना लो 1 1 2 दोनों, तो ए बी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। ये तब वैलिड है जब ए बी फाइनाइट सेट है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अब ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है और रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर बाइजेक्टिव फंक्शन बना ले। इसकी वजह यह है कि दोनों की कार्डिनलिटी डिफरेंट है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि कार्डिनलिटी क्या क्या है। तो इसमें आता है एक वर्ड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और ये होता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इसके एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स डॉट डॉट डॉट। इसके एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इंटरवल्स डॉट डॉट डॉट। दोनों में डिफरेंट है कार्डिनलिटी, मतलब इन्फिनिटी दो टाइप की है ना। जितने नेचुरल नंबर है उतने, मतलब कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी को नोटेशन एलिफ नॉट, इसका कंटिन्यूम है, ठीक है।
मैं आपको बताऊं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी वही है जो रियल नंबर की। जैसे यहाँ पे लिखूं मैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है। पावर सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है वो अनकाउंटेबल सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर काउंटेबल है, मतलब काउंटेबल इन्फिनाइट है। तो यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हालांकि जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूटी से प्रूव हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी से प्रूव हो जाएगा। होगा क्या, इसने कहा है रैशनल नंबर को क्यू काउंटेबल सेट है, तो एफ क्यू भी काउंटेबल सेट है। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मेरा मतलब ये है कि एफ क्यू को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, Q1 Q2, लेवलिंग कर रहे हैं आप, जी समझ लो, लेवलिंग कर रहे हैं हम कि जैसे पहला रैशनल नंबर है कोई है तो वहाँ पे वो Q1 पे जा रहा है, दूसरा रैशनल नंबर Q2 पे जा रहा है, तो इस तरह से मैं लेवलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इमेज सेट इस तरह से होगा, मतलब एफ क्यू काउंटेबल है ना, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ डॉट 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 Q1 Q2 की लेवलिंग कर सकते हैं। मतलब जो काउंटेबल सेट है उसकी लेवलिंग कर सकते हो आप। लेवलिंग मतलब 1 2 3 4 ऐसे आप उस पर लेवल लगा सकते हो। अनकाउंटेबल सेट पे, अनकाउंटेबल पे नहीं कर सकते ऐसा, है ना। मतलब ऑर्डरिंग काउंटेबल में हो सकता है, जैसे रियल नंबर में ऑर्डरिंग नहीं है ना। ऑर्डरिंग इन द सेंस कि आप ये नहीं बता सकते 1.1 के बाद कौन सा रियल नंबर है, नहीं बता पाएंगे ना 1.1 का अगला रियल नंबर कौन सा है। नेचुरल हम बता पाएंगे, हो सकता है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, वैसा कुछ कर सकते हो आप, है ना। एनीवे तो ये एफ क्यू इस टाइप का होगा। तो हम एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल सकते हैं, तो जो रैशनल नंबर्स हैं किसी एक रैशनल नंबर के नेबरहुड में क्या हो रहा है, कितने रैशनल नंबर है अनकाउंटेबली, मतलब सॉरी काउंटेबली इन्फिनाइटली मेनी, किसी एक रैशनल नंबर के नेबरहुड में, मैं एक्चुअली ये बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर लो, लेट से इसमें मैं कुछ दूसरा लिख देता हूँ, जैसे R1 R2 R3 ऐसा लिख देता हूँ, और Q वाले सेट को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि जो Q है ना उसको ऐसा समझो Q1 Q2 इस तरह से है मान लो। अभी के लिए हम Q चूंकि रेशनल नंबर काउंटेबल सेट है तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को लिखते हैं ना वैसे रेशनल को भी लिखा जा सकता है। हालांकि हम ऑर्डिनरी वे में हम नहीं लिख सकते, बट इट कैन बी रिटन बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये है लिमिट, अगर x टेंस टू मैं Q1 लेता हूँ fx, तो ये f ऑफ Q1 होगा बाई दिस टर्म, राइट। यही है, इसको पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, Q प्लस Q माइनस करना चाहो तब भी हो जाएगा। ये है क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो Q1 के जो राइट हैंड लिमिट है, मैं नंबर लाइन पे अगर आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे होगा क्या, मतलब ये थ्योरेटिकली ही आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इसको। जैसे ये नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, तो जब आप बोलते हैं ना x टेंस टू Q1 प्लस, तो मतलब Q1 का राइट नेबरहुड फिर लेफ्ट नेबरहुड, तो इसके अंदर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर है ना। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, Q1 पे फंक्शन की वही वैल्यू है जो Q1 के राइट नेबरहुड में है, और इस राइट नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं। आपने पढ़ा होगा ना किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब रैशनल नंबर इज अ डेंस सेट, डेंस इन आर एक्चुअली। तो इस इंटरवल में इन्फिनिटली मेनी रैशनल्स हैं और उन सब पे फंक्शन की वैल्यू कॉमन है। इसका क्या मतलब है, और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप्ड टू यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यही है। तो मतलब मैं ये बोलना ये चाह रहा हूं कि ये जो पूरा Q1 का नेबरहुड है, इस पूरे नेबरहुड में फंक्शन की कोई कॉमन वैल्यू होगी, क्योंकि इक्वल है ना तो एक ही वैल्यू होगी, और सेम थिंग विल होल्ड फॉर द नेक्स्ट। अब उसका नेबरहुड ले लो, फिर उसका नेबरहुड ले लो, और ऐसे कर करके क्या होगा, पूरा रियल नंबर में फंक्शन एक ही वैल्यू अटेंड करेगा ड्यू टू कंटिन्यूटी। मतलब मैं बोल रहा हूँ Q1 के नेबरहुड में मान लो Q2 फॉर एग्जांपल इसके नेबरहुड में आ गया, Q1 का नेबरहुड उसके बीच में Q2 आ गया, तो Q2 के फंक्शन की वही वैल्यू होगी जो Q1 पे होगी। फिर Q2 का नेबरहुड में मान लो Q3 है, हमने इस तरह अरेंज किया है, Q3 के नेबरहुड में Q4 है, Q5 है, तो कॉन्टिन्यूटी की वजह से क्या होगा, हर पॉइंट पे फंक्शन की सेम ही वैल्यू रहेगी। एंड दिस इंप्लाइज, है ना,
दिस होल्ड्स फॉर ऑल Q1 बिलोंग्स टू Q। तो ये समझाने के लिए था, इंस्टेड ऑफ Q1 मैं Q लिख सकता हूं, जस्ट इंस्टेड ऑफ Q1 मैं सिर्फ Q लिख सकता हूं, ताकि है ना, तो Q1 लिखने के बजाय मैं सिर्फ Q कर देता हूं जनरलाइज्ड, कि Q कोई आर्बिट्री रेशनल नंबर है। Q इज एन आर्बिट्री रेशनल। यहाँ 1 1 ऑन 2 का काम नहीं है अभी, है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव भी कहीं बात नहीं किया इसने ना, इसने तो ये कहा है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ मतलब बाइजेक्शन फेल तो होगा ही, है ना। तो दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड भी है। एक तो चलो ये तरीका है, दूसरा तरीका, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको कि एफ ऑफ क्यू जो होगा ना वो कोई फिक्स्ड नंबर होगा, एफ क्यू कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट होगा। या मैं ये कहूं आपको कि एफ ऑफ क्यू है ना, दिस इज फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, या बोलूं एफ ऑफ क्यू इज सम फिक्स के, मतलब पूरा रैशनल नंबर एक ही नंबर को मैप करेगा। व्हाट अबाउट इरेशनल्स, क्योंकि डोमेन तो रियल है, और रियल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, Q यूनियन Q डैश। फिर से मैं बोलता हूं कि किसी भी टू रैशनल नंबर्स के बीच इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स भी है। तो जो लॉजिक मैंने यहां लगाया वही लॉजिक वहां भी अब लगेगा, क्योंकि किसी भी टू रैशनल, हमने ये कहा कि Q1 के नेबरहुड में कितने रैशनल्स हैं, इन्फिनाइटली मेनी, Q1 के नेबरहुड में कितने इरेशनल्स हैं, इन्फिनाइटली मेनी। तो पूरे नेबरहुड में फंक्शन सिंगल वैल्यू अटेंड करेगा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, कि राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड और पॉइंट, इन तीनों में फंक्शन सेम वैल्यू अटेंड करेगा। और राइट नेबरहुड में इरेशनल्स भी है, और ये फंक्शन पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओवर R, है ना। सो किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट हम इरेशनल का चूज करें तो उसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल्स हैं, फिर उसके नेबरहुड में ये होगा। तो अगर हम शिफ्ट करते जाए तो पूरा इरेशनल हमारा कवर हो जाएगा नेबरहुड की वजह से, और ऑल विल अटेंड द कॉमन वैल्यू, है ना, बिकॉज ये फाइनाइट सेट है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फाइनाइट है और ये कॉन्टिन्यूअस है। एक तो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट नहीं सॉरी, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है ना, ये काउंटेबल भी बोलते हैं इसको। जो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है उसमें फाइनाइट इंक्लूड हो जाता है तो काउंटेबल सेट हो जाता है। तो मतलब काउंटेबल सेट या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। तो इस वजह से क्या होगा, सेम लॉजिक विल वर्क कि यहाँ पे इरेशनल को कुछ बोल दो, इरेशनल नंबर का नोटेशन मान लो एस ले लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू एस, है ना, एफ एस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू क्यू डैश। तो ऐसा होगा, कोई भी इरेशनल नंबर लेंगे, एस क्यू डैश है, तो फंक्शन की वैल्यू एस के नेबरहुड में वही रहेगी जो एस में होगी, एंड देन एस के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी नंबर में फंक्शन की सेम वैल्यू है। तो यहां से मतलब कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें ना। तो इससे हम ये भी दिखा पाएंगे कि जो, क्योंकि रेशनल के नेबरहुड में इरेशनल भी आते हैं, इरेशनल के नेबरहुड में रेशनल भी आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रेशनल फंक्शन कुछ और वैल्यू होगी, इरेशनल पे कुछ और होगी। और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्टिन्यूअस फेल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगा। अगर मान लो कि रेशनल पॉइंट पे फंक्शन कुछ और वैल्यू है, इरेशनल पे कुछ और वैल्यू है एक ही पॉइंट के नेबरहुड में, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगी। तो वहाँ कॉन्टिन्यूटी, ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी ये इंप्लाई करेगा कि एफ ऑफ क्यू डैश इज ऑल्सो सम के, एफ के कोई फिक्स नंबर है। और यहाँ से फाइनली ये प्रूव हो जाएगा कि एफ ऑफ आर है ना वो सम के होगा, है ना, ये चीज़ है। या मैं इसको ऐसे दूसरे तरीके लिखूं, दैट इज, ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस तरह से कुछ लॉजिक दे के आपको समझाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये मेन कॉन्टिन्यूटी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है और रेंज इसका काउंटेबल है। अब रेंज ऐसा तो हो नहीं सकता, रेंज में 4 वैल्यू रहेगा, तो अगर रेंज में 4 वैल्यू होगी तो कॉन्टिन्यूटी फिर फेल हो जाएगी। अगर आप मान लो मैं ऐसे बताऊं कि 1 से 10 में वैल्यू 1 है, 10 से 20 में वैल्यू 2 है, तो 10 पे तो कंटिन्यूटी फेल हो जाएगी ना, कंटिन्यूअस होता है कि वो होना चाहिए। तो चूंकि ये डिस्क्रीट, इसको डिस्क्रीट सेट भी बोलते हैं, चूंकि रेंज डिस्क्रीट सेट है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सो ऑल रेंज विल अकोमुलेट टू 1 पॉइंट सो दैट वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा।
ठीक है भाई, तो इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा आपको जस्टिफाई करके और थोड़े जस्टिफिकेशन, सो दैट वो कन्विंस हो सके आपके लॉजिक से। अच्छा, जब हमने क्या किया, ए पार्ट सॉल्व किया, बी पार्ट ट्राई करके देखते हैं। तो बी क्या कह रहा है आपको कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो व्हेन एफ इज डिफरेंशिएबल एंड मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या होगा, तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड खोलेंगे तो, और आपको आइडिया है एफ डैश एक्स का डेफिनेशन क्या है ना, एक मिनट। तो एफ डैश एक्स का डेफिनेशन क्या है जी, तो एफ डैश एक्स का डेफिनेशन है, याद है, एफ एक्स माइनस, ये है ना। अच्छा, एफ डैश जीरो का डेफिनेशन, नॉट एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो का डेफिनेशन ये है, दिस डेफिनेशन ऑफ एफ डैश जीरो, ठीक है। एफ डैश जीरो इज एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो। ओके, तो मुझे चाहिए एफ डैश जीरो। तो एफ जीरो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बता रखा है कि एफ एक्स का मॉड जो है वो यहाँ से है। अच्छा, एक काम करें, एफ तो डिफरेंशिएबल है ना, छोड़ो वो तरीका नहीं लगाता, सीधा डिफरेंशिएट करो। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 2x मोर देन इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ तक ओके है, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं अगर इसमें लिमिट लगा दूं तीनों साइड, सो इफ वी अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0, सैंडविच थ्योरम जानते हो, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि राइट एंड और लेफ्ट एंड की सेम वैल्यू है तो बीच वाले की सेम वैल्यू आएगी। जैसे x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, 0 0 है, तो इसका मतलब 0 पे इसको भी 0 होना पड़ेगा। सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम इसका नाम है, जो कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, है ना। ये लिमिट में आता है, लिमिट में, तो x टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 2x, तो ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, और इसको आप लिख दो एफ डैश 0, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश एक्स है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ से मतलब या इसको यहाँ पुट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से ये आ जाएगा एंड देन ये हो गया काम। तो इसके अकॉर्डिंग प्रूव हो गया कि एफ डैश 0 इज 0 इटसेल्फ। तो ये एक वन काइंड ऑफ प्रूफ हो गया, देख लीजिए क्योंकि डिफरेंशिएबल था ना। हमने मॉड खोला, डिफरेंशिएट कर दिया पूरे इक्वेशन को, फिर लिमिट x टेंस टू 0 लगा दी, या x इक्वल टू 0 कर दिया, पर टेंस मत लगाओ, चाहो तो x इक्वल टू 0 रख दिया, तो ऐसे है ना। आप अगर लिमिट से बचना हो तो यू जस्ट सी कि चलो मैंने x को 0 पुट कर देते हैं। तो अगर मैं x को 0, क्योंकि मुझे 0 पे वैल्यू चाहिए, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इनइक्वालिटी। तो एफ डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 मोर देन इक्वल टू, तो यहाँ से ये समझ आएगा, क्योंकि दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर तुम रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने x बराबर 0 चूज किया बिकॉज ऑफ आर नीड, है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से हमें समझ आया कि एफ डैश 0 आपका 0 हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ कोई भी x रियल नंबर हम रख सकते हैं, हमने 0 रखा, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला और दूसरा पार्ट हमने ट्राई किया। तीसरा आई थिंक इकोनॉमिक्स का है, अब आई थिंक इकोनॉमिक्स का ही होगा, बाकी फोर्थ फिफ्थ क्योंकि एक साथ ही रहता है, सिक्स्थ। अब सारा इकोनॉमिक्स का है, हाँ हो गया ना, इकोनॉमिक्स का ही है, बस मैथ का 2 क्वेश्चन था। थर्ड आई थिंक प्रोबेबिलिटी है। थर्ड प्रोबेबिलिटी है, ओ थर्ड Yes. पढ़ा नहीं मैंने, एक मिनट। हाँ, तो ट्राई करके देखते हैं। सपोज दैट द n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to n पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। सपोज फर्दर दैट देयर वर total of v voters, each of whom voted for exactly one party. Each party I belongs to n received the total of vi votes, so that capital V is summation of vi is I from 1 to n. Given that vector v1 into vn whose elements are the total number of votes recorded by n different parties, define p1 of this as a probability that two voters drawn at random with replacement voted for different parties.
अच्छा V1 V2 Vn डिफाइन कर रहा है इसको V1 से Vn तक. Probability that two voters drawn at random with replacement voted for different parties and define P2. तो P1 फंक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है, इसको जरा बुलाते हैं. तो पहला दो क्वेश्चन मैथ्स का, ये स्टैट्स का है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का है. तो प्रोबेबिलिटी कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. तो इन्होंने P1 जो डिफाइन किया, P1 फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू वोटर्स ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट वोटेड फॉर डिफरेंट पार्टीज. एंड P2 फंक्शन डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द टू वोटर्स ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट वोटेड फॉर डिफरेंट पार्टीज. तो बस डिफरेंस है विथ रिप्लेसमेंट का और विदाउट रिप्लेसमेंट का, इन्हीं वर्ड का डिफरेंस है ना, बाकी तो कॉमन है. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, n पार्टीज हैं, ठीक, पार्टी 1 पार्टी 2 पार्टी n, और टोटल क्या है, VI वोटर है जो ith है ना. तो जो पार्टीज को जिन्होंने नोटेशन दिया है वो है 1 to n पार्टीज हैं. जो वोटर्स हैं, टोटल ऑफ VI वोट्स ईच पार्टी I. तो पार्टी 1 गेट V1 वोट्स, ये कहना चाह रहा है. पार्टी 2 गेट्स V2 वोट्स, ठीक, इस तरह से है, एंड सो ऑन, ठीक है. सो पार्टी n गेट्स VN वोट्स, इस तरह से. और टोटल वोट्स है V, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है या जो वोट किया जिन लोगों ने, वोटर्स कैपिटल V है ना, टोटल वोटर्स कैपिटल V है. अब यहाँ पे V1 V2 V3, मतलब V1 इज द वोट ऑफ फर्स्ट पार्टी, या वोट है ना, received by first party, received by second party, received by nth party, whose elements are total number of votes received by n parties, है ना. अब P1 है probability that two voters drawn at random without with replacement voted for different parties. अब ये देखना है कि एंड P2 है कि भाई टू वोटर्स ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट वोटेड फॉर डिफरेंट पार्टीज. सो दो वोटर ड्रॉ किया, उसने डिफरेंट पार्टीज को वोट दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है. तो पहला कैंडिडेट चूज किया, उसने किसी एक पार्टी को वोट किया होगा, देखो. सो P1 जो है, आपको ये समझना है क्या है. सो P1 है प्रोबेबिलिटी दैट टू वोटर्स ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट. तो इसमें क्या होता है, पहला कैंडिडेट, मान लो टोटल V लोग हैं एक साथ, उसने एक पर्सन आपने चूज किया, ठीक, उससे पूछा आपने कि किसको वोट दिया फॉर एग्जाम्पल, देन उसको वापस भेज दिया उसी भीड़ में से, देन यू सेलेक्टेड सेकंड पर्सन. सो ऐसा हो सकता है विथ रिप्लेसमेंट में कि पहली बार जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है दूसरी बार में वही पर्सन सेलेक्ट हुआ, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट का ये मतलब है. विदाउट में क्या है कि मान लो एक पर्सन को आपने चूज किया, पूछा किस पार्टी को वोट दिया, उसको बाहर भेज दिया, अब बाकी में से आपने दूसरे बंदे को सेलेक्ट किया, मतलब ये विदाउट रिप्लेसमेंट. वैसे ही बॉल वाला जो होता है ना कि बॉक्स से हमने बॉल सेलेक्ट किया, विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख के फिर ड्रॉ करना. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको वापस नहीं रखना बॉक्स में, बाहर रख देना, देन रिमेनिंग में से ड्रॉ करना, है ना. तो वही यहाँ भी है कि आपने पहले दो वोटर आपने क्या किए, एट रैंडम चूज किए विथ रिप्लेसमेंट. तो विथ रिप्लेसमेंट हो सकता है दोनों सेम भी हो, है ना, दोनों दो बार सेलेक्ट किया वो दोनों सेम पर्सन भी हो सकता है. रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बस कंडीशन है आपके पास. तो देखिए, तो फर्स्ट पर्सन यू सेलेक्ट, सो व्हाट इज द चांस दैट, है ना, यू सेलेक्ट द फर्स्ट पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन हम कितने में सेलेक्ट कर रहे हैं, सो आई हैव टोटल V choices, V is the total number of voters,
राइट। तो P1 है कि आई सेलेक्ट, पहले तो मुझे टोटल द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 people विथ रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट पर्सन के लिए V चॉइस, सेकेंड पर्सन के लिए V चॉइस, विथ रिप्लेसमेंट इसीलिए V स्क्वायर। वी सेलेक्ट फर्स्ट पर्सन, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉइसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोले, नंबर ऑफ चॉइसेस। तो आई हैव V नंबर ऑफ वोटर्स इन ऑल, तो एक सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास V चॉइस है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरे के लिए मेरे पास टोटल V चॉइसेस हैं, टोटल ऑल। अच्छा, जैसे P2 में अगर आएंगे तो फॉर द फर्स्ट पर्सन आई हैव V मेनी चॉइसेस। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो पर्सन पहला सेलेक्ट किया उसको बाहर रख दिया, अब रिमेनिंग में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर द सेकेंड वोटर आई हैव V-1 चॉइसेस। तो ये विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का चक्कर है, ठीक है। अब न्यू ऊपर वाला न्यूमरेटर ढूंढना है, तो डिनोमिनेटर था टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 2 people विथ रिप्लेसमेंट, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग या अरेंजिंग 2 people विदाउट रिप्लेसमेंट, इस तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां ऑर्डरिंग मैंने फिक्स किया है ना, वी हैव फिक्स्ड ऑर्डर्ड फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, यहां ऑर्डरिंग मतलब मैं परमुटेशन यूज कर रहा हूं अभी। सो ऑर्डर फिक्स किया है मैंने। अब क्वेश्चन ये था कि जो फर्स्ट पर्सन चूज किया वो डिफरेंट पार्टी को वोट दिया होगा देन सेकेंड पर्सन डिफरेंट पार्टी को, है ना। सो यहां पे अब हमें सोचना है ना। सो कहां से आया होगा, आपको क्या लगता है? ओके, सो नाउ ठीक है, यहां तक तो ओके ना, डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर मुझे क्या सोचना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम था, टोटल नंबर। अब मुझे फेवरेबल आउटकम ढूंढना है। फेवरेबल आउटकम क्या है मेरा, कि वो जो 2% सेलेक्ट हुआ है दे वोटेड फॉर डिफरेंट पार्टीज। सो मतलब कैटेगरीज हैं, आप अगर वोटर्स में कैटेगरीज देखोगे, सो वोटर में कैटेगरी V1 है, V2 है एंड VN है, ये N कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। V1 जो पहले पार्टी को वोट दिया, V1 द नंबर ऑफ पीपल्स दैट वोटेड फॉर फर्स्ट पार्टी, V2 पीपल वोटेड फॉर सेकेंड पार्टी एंड सो ऑन, है ना। VN है ना, टोटली ये ग्रुप है एक्चुअली। तो आपको पहला पर्सन सेलेक्ट किया, कहीं से भी आ सकता है, आ सकता है ना, कहीं से भी आ सकता है। तो होगा क्या, सो इट इज द VI चूज 1, यही होगा। या मैं ऐसा लिखूं कि एक ही तो चूज करना है, तो ये VI हो जाएगा। सो इट इज द VI, ठीक। अब एक पर्सन, दूसरा पर्सन उस VI में से नहीं आना चाहिए, तो बाकी में से होगा। तो बाकी कितना है, V माइनस VI में से दूसरा आएगा, यही है। और इस पे समेशन लगा दो, I फ्रॉम 1 to N, इस तरह से कुछ। तो VI इज द फर्स्ट पर्सन, इज द पर्सन वोटेड फॉर ith पार्टी एंड सेकेंड पर्सन इज द पर्सन नॉट वोटेड फॉर ith पार्टी। V माइनस VI का क्या मतलब है कि टोटल में से मैंने I वाले जो ith पार्टी को वोट दिया उसको हटा दिया, और I में भी एनीथिंग, तो I 1 से N कर दिया मैंने। तो मतलब ये है कि ये ith पार्टी को वोट दिया और ये ith पार्टी को वोट नहीं दिया। मतलब I को अगर मैं फिक्स करूं कि 1 है, तो ये फर्स्ट पार्टी को वोट दिया, और ये 1 को छोड़ के इनमें से है, ये टोटल है V माइनस V1, यही तो है, क्योंकि टोटल सम V है, टोटल सम इज V, ठीक है। ऐसा होगा। यहां पे आओ, तो यहाँ तो है ना ऑर्डर मैंने एक्चुअली वो बात तो बराबर है, V इंटू V ले रखा है मैंने। सो ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा 2% हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इसको ना ऐसा लिखना पड़ेगा, V इंटू V माइनस 1 ना। आपको याद है V चूज 2, और यहाँ V स्क्वायर। आपको याद है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ कितना, N ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, NP2 परमुटेशन ना, कॉम्बिनेशंस। सो यहाँ आई थिंक मैं ऑर्डर फिक्स कर रहा हूँ ना, दिस एंड दिस,
सो अपॉन 2 हो जाएगा आई थिंक। मैं अगर ऑर्डर फिक्स कर रहा हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने में से क्या यूज़ करना चाहिए मुझे, वी चूज टू। तो वी चूज टू में एक्चुअली क्या होगा, वी इंटू वी माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, ये है। तो यहाँ डिपेंड करेगा ऑर्डर हम फिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो यहाँ वी स्क्वायर है और यहाँ वी चूज टू है, ये वी स्क्वायर है और यहाँ वी चूज टू है। ये पर नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट विथ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सॉरी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक्चुअली ले रहा हूँ, अगर सी लगाया तो कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन तब था वी इंटू वी माइनस वन था, वो परमुटेशन था। तो लाइक मैम ऐसा चुन रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड पर्सन या सेकेंड और फर्स्ट, मतलब पर्सन वन पर्सन टू या पर्सन टू पर्सन वन, ये क्या एक ही काउंट करोगे अलग काउंट करोगे? आपको पता ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। परमुटेशन में क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लाइक P1 P2 विल बी ट्रीटेड डिफरेंट देन P2 P1, ये परमुटेशन हो गया। P1 P2 एंड P2 P1 विल बी ट्रीटेड सेम, इट इज कॉम्बिनेशन। जैसे एक टीम में राम श्याम है या श्याम राम है, एक ही बात हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन 1 2 और 2 1, 12 और 21 डिफरेंट है, तो ये परम्यूटेशन है ना। और राम श्याम श्याम राम एक ही टीम में है तो सेम बात है, तो वो कॉम्बिनेशन हुआ। समझ पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे। सो मुझे लगता है इसके हिसाब से यही आ जाएगा। दिस इज फाइनल, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे परमुटेशन करता फिर यहाँ 2 लगाता, जो शुरू में किया था ना। अब सोचोगे वो क्यों नहीं किया, तो अगर मैं उससे करूंगा तब भी वही होगा, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा, v इंटू वी माइनस वन। फर्स्ट पर्सन वोटेड फॉर ith पार्टी, सेकेंड पर्सन वोटेड फॉर द अनदर पार्टी, एंड देन उल्टा कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, इसीलिए यहाँ विथ रिप्लेसमेंट, इसलिए वैसा नहीं होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट वी चूज, इसको मेरे हिसाब से मैं ये ले रहा हूँ, वी चूज 2। आप क्लास 12th के अगर एनसीईआरटी देखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, आप जाके देखना, मैं बस बता देता हूँ। उसमें एक टर्म लिखा हुआ, आप देखोगे कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ या परमुटेशन। सो सी लेंगे पी लेंगे, मतलब पी लेना चाहो तो पी लोगे तो क्या आएगा। अच्छा अगर मैं वी पी 2 करेंगे तो कितना आएगा, v अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, v माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा सो v इंटू वी माइनस 1 ये आ जाएगा। ओ तो ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। So what should I do? ये ना v choose 2 is the combination of v object taken 2 at a time, ठीक है। और v into v minus 1 is the permutation of 2 people taken, मतलब permutation of v people taken 2 at a time। तो confusion कहाँ हो रहा है मुझे कि permutation ले या combination ले, यहाँ difference है। So ये तो permutation लिया है मैंने, और यहाँ ये v choose 2 हो गया v c 2 है ना, NCR होता है ना, NCR और NPR में difference है। मैं तुम्हें फिर बताता हूँ क्या difference है। तो मुझे कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको ठीक कर देते हैं। बट आई एम सेइंग जैसे आप NC2 निकालोगे ना तो ये आएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2, और NP2 आप निकालोगे तो ये आएगा n माइनस वन। तो पहले मैंने ये लिखा था, और अब मैं जब ये लिख दिया, ये नोटेशन इसी का है ना, इसी को बुक में n चूज 2 लिखता है, दे आर सेम थिंग। तो क्वेश्चन ये है कि हमें क्या यूज करना चाहिए। तो यहाँ तो मैंने परमुटेशन यूज किया है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों यूज करूंगा, मैं परमुटेशन दोनों में यूज़ करूंगा ना, या दोनों परमुटेशन या दोनों में कॉम्बिनेशन, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। ठीक है आई थिंक ठीक है। अब देख लीजिए, मतलब परमुटेशन मैंने दोनों जगह यूज़ किए। तो मैं क्या बोल रहा था एनसीईआरटी वाली बात, अब वहाँ देखना कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट कितना होता है, NPR। फिर रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज NPR, विदाउट रिप्लेसमेंट है तब। विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विथ रिप्लेसमेंट। बता पाओगे आप लोग, आर की पावर n लिखा होगा वहां पे, ठीक है। तो यही आर की पावर n और यहाँ NP है ना, मतलब v चूज 2, यहाँ v की पावर 2 हो गया। तो परमुटेशन दोनों में या तो परमुटेशन यूज करे या दोनों में कॉम्बिनेशन यूज करे, तो ये चीज़ मैं परमुटेशन यूज कर रहा हूँ दोनों में, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, दिस इज आंसर। अब डिवाइड कर लो तो जो आपको चाहिए वो मिल गया। क्योंकि जब रेशियो लोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला। तो आप जब रेशियो लोगे, जो इन्होंने पूछा है हमसे, सो दे इन्होंने पूछा है P2 अपॉन P1, तो डिवाइड कर लो। तो ये तो कैंसिल हो जाना है ना जी डिवाइड करने पे,
तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन वी इंटू वी माइनस वन, तो वी कट जाएगा, वी अपॉन वी माइनस वन आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑर्डर फिक्स कर रखा था तो परमुटेशन था। तो देख लो, अगर ऑफिशियल आंसर की है तो आप मैच भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो मुझे नहीं पता। ठीक है, सेकंड देखते हैं। कंसीडर द स्पेशल केस व्हेन वी आई इज वी अपॉन एन फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अच्छा, वो कैपिटल एन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी P1 एंड P2। अब तो कर सकते हैं ना, ये तो निकाल दिया मैंने, आप पुट कर लो, वी आई की जगह वी अपॉन एन रख के सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सो दिस इज आंसर, यू जस्ट रिप्लेस वी अपॉन एन ऐड कर लो तो आ जाएगा। एन टाइम, उसमें क्या सम, ये एन है तो एन टाइम हो जाएगा बस, यू फाइंड इट। ओके भाई, मेरे साइड से यही है, अब कुछ पूछना है तो पूछो आप लोग, मतलब यहाँ तक ओके है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था तो कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका था 2022 में 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, 22 में 3 क्वेश्चन थे, आई थिंक 24 में भी 3 क्वेश्चन था, 20 है ना, एक में 3 था, एक में कल जो किए थे, देख लो जो भी था, है ना, या तो नहीं, बस 3-2, कभी 3 कभी 2 आते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं 2021 वाले में आते हैं। सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, टाइम है तो कर ही दो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कम ही टाइम बचा है तो कंप्लीट। जी, पार्ट भी था, किसमें पार्ट भी बताया ना, पार्ट भी आपने सॉल्व नहीं किया, आपको खुद आगे करना है, यही ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। यस सर, हाँ, कि पार्ट भी तो आसान है ना, पार्ट उससे ही आ जाएगा। जैसे P1 अब पार्ट ए में है, P2 अपॉन P1, ठीक, तो ये जो आप करेंगे तो कितना आ गया, इसको डिवाइड किया तो आ गया वी स्क्वायर वी इंटू वी माइनस वन, कैपिटल वी एक्चुअली, तो ये आ गया वी अपॉन वी माइनस वन। पार्ट बी में यही चीज़ लिखना है, बट आपको वी आई को रखना है वी अपॉन एन, सो सेम थिंग है। तो आपको P1 कैलकुलेट करना है आई फ्रॉम 1 to n, अब वी आई के प्लेस पे यू रिप्लेस वी अपॉन एन, सो इन्होंने कहा वी अपॉन एन वी माइनस वी अपॉन एन, ठीक है, और अपॉन में यहाँ है वी स्क्वायर। तो अब तो आई गायब हो गया ना, तो आई जब गायब हो गया तो एन टाइम कर दो, तो ये हो जाएगा एन टाइम वी अपॉन एन वी माइनस वी अपॉन एन अपॉन वी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो इसको। ओके सर, आसान है वो, कुछ नहीं, बस पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, फिर से वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो n के टर्म में आंसर आ जाएगा, v भी कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से v फिर कॉमन लोगे, वो v कैंसिल तो गायब हो गया, तो बचा 1 माइनस 1/n, तो ये आ गया n माइनस 1/n आ गया इसका आंसर, ठीक है। एंड सिमिलरली P2 फाइंड कर लो, तो b पार्ट में ही अगर P2 फाइंड करोगे तो फिर से यहाँ पे समेसन v अपॉन n v माइनस v बाई n आई फ्रॉम 1 to n अपॉन v इंटू वी माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको क्योंकि i तो है नहीं तो n टाइम हो जाएगा, सम करोगे आप v अपॉन n v माइनस 1/n v इंटू वी माइनस 1, फिर से v खत्म n खत्म, एंड यहाँ से एलसीएम ले लो, तो v माइनस 1 सॉरी v माइनस v/n था ना, तो अब आ गया v अपॉन वी माइनस 1 अलग होगा, एंड इधर बचेगा n माइनस 1/n, ये हो गया। दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट के लिए ओके जी। तो हम लोग अभी कहाँ पे 21 वाले पे आते हैं, पेपर में 21 का भी कर लेते हैं, हो जाएगा आज। क्या करना है बताओ, अभी कंटिन्यू करना है या कल करना है? सर 2 डाउट था PEA का 2023 का।